क्या हमें E20 करना चाहिए? यस। क्या हमें E85, E100 करना चाहिए? यस। लेकिन अगर हम E85, E100 में जाएंगे तो हमें ज़रूरत है फ्लेक्स इंजन्स की। जो प्रेजेंट जो गाड़ियाँ रोड पर हैं, जो 100% पेट्रोल पे डिज़ाइंड है, सारे रिपोर्ट्स टेस्टिंग वगैरह ARAI ने, मिनिस्ट्रीज़ ने, बॉडीज़ ने की, 22% तक मिक्सिंग ऑफ एथेनॉल में इन इंजन्स में कोई सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं आता। फ्यूचर ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू बायो एनर्जी। तो जब हम इस पे काम करेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें जितनी भी चीज़ें जैसे प्राइसेस बढ़ना या जो सब चीज़ें हैं उनमें कहीं ना कहीं बहुत रिलीफ मिलेगा। जैसे मैंने कई स्पीकर्स को सुना, उनके हिसाब से जो रेट्स पहले थे जिन एनर्जी सोर्सेज के, जो 50 रुपए के मिलते थे, वो आज इन टेक्नोलॉजीज़ की वजह से 2.5 रुपये, 3 रुपये, 3.5 रुपये पे आ गए हैं। तो ये एक अचीवमेंट है हम सब के लिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करेंगे ट्रायो रिन्यूएबल इंजीनियरिंग के जनप्रतिनिधि हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ चीज़ें हैं, किस तरह से सर देखते हैं इस पूरे आप अपने प्रोजेक्ट को, और क्या कुछ चीज़ें हैं भविष्य में कितना बेहतर मिलने वाला है लोगों को इससे। पहले मैं अपना नाम बताऊँ। मेरा नाम शुभम अग्रवाल है एंड हमारी कंपनी का नाम ट्रायो रिन्यूएबल इंजीनियरिंग है, जिनने अफोर्डेबल प्राइसिंग में बेस्ट क्वालिटी की मशीन इंडिया में लॉन्च करी थी और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, फीडबैक भी काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी लोगों से काफ़ी अच्छा काफ़ी सपोर्ट भी करा है। काफ़ी हमने मशीनें इंस्टॉल भी करी है। आज के टाइम में 200 प्लस हमारी प्लांट चल रहे हैं अभी ऑलरेडी इंडिया में एंड काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया इसका। एक चीज़ हम आपसे और जानना चाहेंगे इस पूरे एक्सपो के बारे में। कहीं कहीं अगर देखा जाए तो द्वारका यशोभूमि का जब जिक्र होता है तो प्रधानमंत्री के जरिए इसका जो है इनॉग्रेशन हुआ, सब सारी चीज़ें हुई। कितना बेहतर आपको यहाँ का एक्सपीरियंस लगा? सर काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी लोग आते हैं। मेन तो क्यूरियोसिटी रहती है मतलब लोगों को कि किस टाइप का बिजनेस है। थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट कि उन्होंने ये इतना अच्छा एक एग्जीबिशन सेंटर बनाया है दिल्ली में। यशोभूमि इज़ ग्रेट, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत अच्छा है। हमने इससे पहले बेंगलोर में बेटेक था, हैदराबाद एक्सपो सेंटर है, बहुत सारे सेंटर्स थे विच आर गुड, बट दिल्ली में एक ऐसी एक लोकेशन थी जो एयरपोर्ट के पास हो और इतनी फंक्शनल हो, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मेट्रो कनेक्टिविटी है, रोड्स आर गुड एंड एवरीथिंग इज़ गुड। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल मोनीश आहूजा जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि द्वारका यशोभूमि का ये पूरा इवेंट किस तरह से देखते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी का आने वाले टाइम में कितना जो है फ्यूचर इंडिया में और ब्राइट होने वाला। क्या कुछ चीज़ें हैं सर, किस तरह से देखते हैं? और कहीं कहीं अगर देखा जाए तो लगातार जो है जिस तरह से रिन्यूएबल सेक्टर की बात होती है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात होती है, बायोमास की बात होती है, सोलर की बात होती है, तो पूरा जो है कहीं न कहीं इंडिया की एक बड़ी पॉपुलेशन इसकी तरफ होपफुली देखती है कि आने वाले टाइम पे ये चीज़ें सोसाइटी को काफ़ी सपोर्ट करने वाली हैं। किस तरह से देखते हैं, कितना बेहतर मिलने वाला है? धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल मोनीश आहूजा, मैं चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड ट्रस्ट। साथ ही बहुत सारी मल्टीपल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का भी मैं चेयरमैन प्रेसिडेंट हूँ। चेयरमैन ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ बायोमास एनर्जी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जॉइंट प्रेसिडेंट ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जॉइंट प्रेसिडेंट MSME बिजनेस फोरम ऑफ इंडिया। तो हमारा ये जो सेक्टर है बायोमास बायो एनर्जी का, जैविक ऊर्जा का, ये एक सेक्टर है जहाँ पर जो रिसोर्स जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कृषि अवशेष, फार्मर के पास जो कृषि रेसिड्यू है, पराली जो खेत में जलती है, लेकिन खेत में केवल पराली नहीं, हर कृषि अवशेष खेत में जलता है। ये कृषि अवशेष म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में जो ऑर्गेनिक फ्रैक्शन है, वो सुएज स्लज जो भी बायोडिग्रेडेबल है, इससे आप सारे टाइप की ऊर्जा एनर्जी को बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अब आपने सोलार की चर्चा की। सोलार एक बहुत अच्छा इंडिया ने ग्लोबल लीडरशिप हासिल कर ली है, लेकिन जो सोलार से जो हमें एनर्जी मिल रही है वो केवल इलेक्ट्रिसिटी है, और अब हम जो सोलार की एनर्जी है उसको ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ ले जा रहे हैं। बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं जहाँ पर वो इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी इनपुट होएगी ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा एनर्जी का 80% वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है।
वो दूसरे हम जो एनर्जी यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कुकिंग के लिए, जो ट्रांसपोर्टेशन में सरफेस, रोड, सी, एविएशन, कुकिंग में जो आज अगर आप इंडिया की पूरी एनर्जी कंजम्पशन देखेंगे तो 40% एनर्जी कुकिंग में जाती है। तो जब हम नेट ज़ीरो की तरफ जा रहे हैं, जब हम डीकार्बनाइजेशन कर रहे हैं, क्लीन फ्यूल्स कर रहे हैं, तो हमको अगर इंडिया को 2070 तक जो स्टेटेड पोजीशन है इंडिया की कि हमको नेट ज़ीरो हो जाना है, तो हमको वो 40% कुकिंग को भी नेट ज़ीरो करना पड़ेगा, हमको पूरे ट्रांसपोर्टेशन को नेट ज़ीरो करना पड़ेगा। तो एक मुहिम ग्लोबली और इंडिया में, और इंडिया लीडरशिप पोजीशन ले रहा है, इस पे हम चल पड़े हैं। अब आप देख रहे हैं नए नए बिजनेस मॉडल, नई नई तकनीकें, नए इक्विपमेंट, कंपनियां, ईपीसी, प्रोजेक्ट डेवलपर्स, ये पूरे इंडिया में बायोमास, बायो एनर्जी का अब एक रुझान है और ये चल पड़ा है, ये रुकने नहीं वाला है। इसमें सरकार की नीतियाँ बहुत जागरूक है, सपोर्टिव हैं, और भी ज़रूरत है, वो भी धीरे धीरे आ रही है। यहाँ पर यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में 29 से 31 जुलाई आज दूसरा दिन है। सरकार के रिप्रेजेंटेटिव, ऑयल मार्केटिंग कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव, हमारे जैसे इंडस्ट्री बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारी कंपनी, ये सारे पार्टिसिपेटिव हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कम से कम 200 से ऊपर स्टॉल हैं ना। फॉरेन कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव, मिनिस्ट्रीज़ के काउंसलर, एनर्जी मिनिस्टर्स, काउंसलर्स, सारे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान में, भारत में क्या पोटेंशियल है इस नई टाइप की जैविक ऊर्जा का, और सब यहाँ पर आना चाहते हैं। अगर आप देखें इस टाइप के कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशन, सेमिनार्स बायोमास, बायो एनर्जी में आजकल हर महीने में 4-4, 5-5 हो रहे हैं और पूरे देश में हो रहे हैं। केवल दिल्ली की बात नहीं है। पिछले हफ्ते कुछ ग्रेटर नोएडा में था, आज 3 दिन दिल्ली में है, अगले हफ्ते फिर ग्रेटर नोएडा में है जहाँ यूपी के मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, ऐसे ही पंजाब में है अगले महीने में। तो पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कॉन्फ्रेंसेस, ऐसे सेमिनार्स, ऐसे एग्जीबिशन अब लग रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है कि जनता में जागरूकता और आ रही है। लोग सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और हम इसकी तरफ पार्टिसिपेटिव हैं। इसलिए मैं यहाँ 3 दिन के लिए आया हूँ, 3 दिन का समय यहाँ दे रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, और हाँ, हम अपने काम का भी बढ़ावा कर रहे हैं। एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा E20 को लेकर बड़ा जो है घमासान हुआ, अलग अलग तरह से कुछ जो है लीडर्स वो अपना पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए वो उसको दूसरी तरह से रिप्रेजेंट किए, और सरकार ने अपना इस पे दूसरा पक्ष रखा। हकीकत क्या है सर, क्या कुछ चीज़ें हैं? E20 क्या वाकई में जो है E20 से जो चीज़ें निकल कर सामने आएंगी वो पब्लिक के लिहाज से उतना सही नहीं है, जो इसको लेकर अलग अलग तरह से लोग आंदोलित हो रहे हैं कुछ नेताओं के कहने पर, या वाकई में प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं? देखिए, कोई भी नई चीज़ जब आप लेके आते हैं, जैसे हम E20 की बात कर रहे हैं, ये एक ट्रांजिशन और चेंज मैनेजमेंट की बात है। तो सरकार की तरफ से जो क्लैरिफिकेशंस पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में आई हैं, सरकार ने जो डेटा डाला है, शायद वो 4 महीने 5 महीने पहले कर पाते। तो जो एक गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, पहले तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल है, कोई ऑपोजिशन में है, कोई सरकार में है, कल को शायद वो बदल जाएंगे, तो उसको एक बारी साइड में रख देते हैं। क्या हमें E20 करना चाहिए? यस। क्या हमें E85, E100 करना चाहिए? यस। लेकिन अगर हम E85, E100 में जाएंगे तो हमें ज़रूरत है फ्लेक्स इंजन्स की, फ्लेक्सिबल इंजन्स की। यही है तो ये फ्लेक्सिबल इंजन्स, अब आप समझिए कि अगर हमको हम आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहेंगे। हमारा सवाल ये है कि E20 जिस तरह से अप्लाई किया गया, उसको लेकर क्या हमारे जो मोटर व्हीकल्स के इंजन्स हैं वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं? हमारा सवाल ये है, क्योंकि ये है कि आप E100 लाइए, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये है कि हमारे इंजन्स उसको उस तरह से सपोर्ट करने के लिए रेडी होने चाहिए। जो पुरानी गाड़ियां हैं वो कैसे उसको स्वीकार कर पाएंगी, ये बड़ा चैलेंज है। मैं आपका सवाल समझता हूँ। जो प्रेजेंट जो गाड़ियाँ रोड पर हैं, जो 100% पेट्रोल पे डिज़ाइंड है,
सारे रिपोर्ट्स टेस्टिंग वगैरह ARAI ने, मिनिस्ट्रीज़ ने, बॉडीज़ ने की, 22% तक मिक्सिंग ऑफ एथेनॉल में इन इंजन्स में कोई सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं आता है। अब मैं आपको एक उदाहरण दूं, अगर हम बोलते हैं कि मेरी जो एनर्जी एफिशिएंसी है या जो किलोमीटर मिलता है वो डिप हो रहा है, आपके गाड़ी चलाने के तरीके से, आप जैसे गाड़ी चलाएं और मैं जैसे चलाऊं, उसी में फ़र्क है। वही गाड़ी, वही 50 किलोमीटर आप चलाएं और मैं चलाऊं, अलग एवरेज आएगा। गाड़ी तो वही है, पेट्रोल भी वही है। तो बहुत फैक्टर्स हैं जो उस पर कंट्रीब्यूट करते हैं। उसमें से एक फैक्टर E20 मिक्स का भी है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि अर्थ शैटरिंग है और चीज़ें गलत चलेगी, बिल्कुल नहीं गई। E20 और E22 तक इंजन एफिशिएंसी में कोई कंसिडरेबल इफ़ेक्ट नहीं आता है। ये सरकार की स्टेटेड पोजीशन है, ARAI की स्टेटेड पोजीशन है, ये जो गाड़ी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी स्टेटेड पोजीशन है, और इसीलिए E20 तक ही किया गया। आज हमारी क्षमता E30 करने की आज ही है। एथेनॉल हम इतना अपनी कंट्री में बना रहे हैं, लेकिन हमने E30 नहीं कर दिया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये गाड़ी E22 तक चलेगी, तो इसलिए 2% और कम करके E20 टारगेट रखा गया। अब जब हमें E85 और E100 करना है तो लाजमी तौर से फ्लेक्स इंजन्स को लाना पड़ेगा E20 से ऊपर जाने के लिए। अगर हम फ्लेक्स इंजन्स लाते हैं, ये आगे का रोड मैप सरकार ने बनाना है। आज तक फ्लेक्स इंजन नहीं है, चर्चाएं हैं कि आना है। अब आप ब्राज़ील का मॉडल की हम बात करते हैं तो ब्राज़ील में फ्लेक्स इंजन्स हैं। आज से 40 साल पहले ब्राज़ील ने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ में ये डायरेक्शन दे दिया था कि हमारे देश में फ्लेक्स इंजन्स होंगे, इसलिए ब्राज़ील में E85 चलता है, E100 चलता है। हमने तो ऐसा प्रावधान नहीं किया। हमने क्या प्रावधान किया कि गाड़ियाँ बढ़नी चाहिए, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। तो जो हज़ारों अरबों रुपए जो लग गए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए, पेट्रोल डीजल के लिए, उसको आप एक दिन में बंद नहीं कर सकते। आपको बंद करने का एक जर्नी रोड मैप बनाना पड़ेगा, जो सरकार देखेगी, सरकार बनाएगी। जब सरकार ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ में फ्लेक्स इंजन की जो आज चर्चाएं हो रही है उसको लेके आएगी, तो E85 और E100 भी होगा। लेकिन आज तक आपके सवाल का जवाब देने के लिए E20 अच्छा है, उससे कोई डैमेज नहीं है, और हमने एक बहुत बड़ा टारगेट समय से पहले अचीव कर लिया। माई सेलो कंपनी के सेल्स मैनेजर हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि द्वारका यशोभूम में उनकी क्या कुछ चीज़ें उन्होंने देखा, समझा और कितना बेहतर एक्सपीरियंस रहा। क्या कुछ चीज़ें हैं और कितना बेहतर आपका एक्सपीरियंस रहा यहाँ के पूरे जो है आने वाले इस प्रोग्राम को लेकर। और आपने आज प्रोग्राम का दूसरा दिन है, तो इन 2 दिनों में आपको कितना फुटफॉल यहाँ पर मिला, विजिटर्स कितने आए, और साथ ही साथ में कितनी कंपनियों से आपने बातचीत किया, कांटेक्ट किया, जिसके ज़रिए आप अपने बिजनेस को और बेहतर दे पाएँ। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट कि उन्होंने ये इतना अच्छा एक एग्जीबिशन सेंटर बनाया है दिल्ली में। यशोभूमि इज़ ग्रेट, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत अच्छा है। हमने इससे पहले बैंगलोर में बेटेक था, हैदराबाद एक्सपो सेंटर है, बहुत सारे सेंटर्स थे विच आर गुड, बट दिल्ली में एक ऐसी एक लोकेशन थी जो एयरपोर्ट के पास हो और इतनी फंक्शनल हो, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मेट्रो कनेक्टिविटी है, रोड्स आर गुड एंड एवरीथिंग इज़ गुड। स्पीकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर इवेंट, अभी नया स्टार्ट हुआ है, फुटफॉल इज़ नॉट दैट ग्रेट, वी हैव सीन गुड एग्जीबिशंस, ग्रेट एग्जीबिशंस। ये टिल नाउ इट इज़ एन एवरेज एग्जीबिशन, इट कैन डू बेटर, बट वी हैव टू बी होपफुल फॉर एवरी ऑफ द एग्जीबिशन। एंड हमारे लिए ऐसे इवेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, बिकॉज लॉट मैनी कस्टमर्स केम इन एंड वो क्वेश्चंस पूछते हैं, नॉलेज ट्रांसफ़र होता है, वो कुछ हमें नॉलेज देते हैं, हम कुछ इन्हें नॉलेज देते हैं, जिससे वो अपने बिज़नेस के लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं, हम अपने बिज़नेस के लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं। सो इट्स जस्ट exchange of knowledge and lot many communication which happens, which leads to business for both of the parties. डिफरेंट टाइप का एक एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। कस्टमर्स आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। हम लोग जनरली ग्रीन में डील करते हैं, दिस इज़ बायो एनर्जी, बट स्टिल वी आर वेरी हैप्पी दैट वी हैव फाउंड लॉट मैनी कस्टमर्स जो साइलोज में इंटरेस्टेड थे। दे वांटेड टू नो मोर अबाउट साइलोज एंड दे आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट इंस्टॉलिंग साइलोज, हाउ मतलब कैसे बेनिफिट ले सकते हैं उस टेक्नोलॉजी का।
माइसेलो जो कि टर्की से एक कंपनी है, एंड वी हैव अराउंड अबाउट 40% ऑफ शेयर मार्केट शेयर इफ़ इथेनॉल इज़ एक्सक्लूडेड। तो एक अच्छी कंपनी होने के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि हम कस्टमर्स को एक अच्छा नॉलेज बेस प्रोवाइड करें ताकि वो उस चीज़ को बिल्टअप करके अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकें। सो वी आर हैप्पी दैट वी हैव मेट लॉट मेनी कस्टमर्स एंड वी हैव गिवन वॉट एवर नॉलेज वी हैव, एंड होपफुली फ्यूचर में हम उन सब कस्टमर्स के साथ या उनमें से कुछ कस्टमर्स के साथ काम कर पाएंगे एंड विल डू गुड फॉर देम। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस पूरे प्रोग्राम की होस्टिंग इन्होंने की है, एंकरिंग की है। इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे क्या कुछ चीज़ें आपने देखा और यहाँ का फुटफॉल कैसा रहा, लोग कैसे आए और कितना जो है यहाँ से जो आने वाले लोग हैं जो कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लिए उनके बारे में क्या कुछ चीज़ें आप देखती हैं और कितना बेहतर यहाँ से निकल के फ्यूचर में मिलने वाला है सोसाइटी। तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरा सेकंड टाइम है यहाँ पर बायो एनर्जी ग्लोबल समिट होस्ट करने का। मैंने आज तक बहुत सारी नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, समिट्स और सारी चीज़ें करी हैं अलग अलग सेक्टर्स के लिए, बट जो मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस रहता है वो कुछ अलग रहता है। मतलब ऐसी चीज़ें मुझे सीखने को मिलती हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में प्रेजेंट हैं और वो सारी चीज़ें बड़े लेवल पर कैसे मैनेज हो रही हैं। मतलब आप सोचिए, जो आपके घर से कूड़ा निकल रहा है वो भी एक एनर्जी का सोर्स है। तो ऐसी नई चीज़ें सीखना, समझना और ऐसे डेलीगेट्स से मिलना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, चाहे वो हरियाणा के मिनिस्टर्स हों, उत्तर प्रदेश के हों, अलग अलग शहरों के जो मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पर आते हैं, बायो एनर्जी के ऊपर अपने विचार व्यक्त करते हैं। बहुत सारे डिग्निटरीज जो इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, जो जिन्हें हम कहते हैं दिग्गज हैं, वो यहाँ पर आकर के जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ चल रहा है और हमें पता ही नहीं है। तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है ऐसे कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करने का। और जहाँ तक मैं बात करूँ अगर फुटफॉल्स की, फुटफॉल यहाँ पर मतलब कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि अब पैर कहाँ रखा जाए। सो इट इज़ लाइक दैट। सो थैंक यू सो मच। मैं आपके ज़रिए अपनी ऑडियंस को बोलना चाहूँगी कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ही लोग हैं जो ऐसे समिट्स को, ऐसे कॉन्फ्रेंसेस को एक सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस बनाते हैं। जब पिछली बार भी हुआ था तो भी उस समिट को, कॉन्फ्रेंस को बहुत सराहा गया गवर्नमेंट से और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से। तो दैट इज़ द रीज़न वी आर बैक एंड इस बार बड़े पैमाने पर इसको हम वापस लेकर के आए हैं। हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, कहीं कहीं अगर आप देख रही होंगी इस वक्त जो है एक जो सिनेरियो बना हुआ है, वर्ल्ड वॉर की सिचुएशंस हैं, अमेरिका की अलग चीज़ें चल रही हैं और इजराइल और युद्ध, ये सब सारी चीज़ें, तो उसके बीच में ये बायोमास या रिन्यूएबल एनर्जी कितना कारगर होने वाला है। कहीं कहीं पेट्रोल डीजल की किल्लतें, इसके अलावा आगामी समय में जो जिस तरह से जो है लगातार गवर्नमेंट की तरफ से भी डिसीजन लिया गया कि एथेनॉल की मात्रा को बढ़ा दिया जाए, उसको लेकर जो है अलग अलग जगहों पर लोगों में या ये कह लिया जाए कि अवेयरनेस की कमी हो या उनको ऐसा लगा हो कि वाकई में ये चीज़ें ऐसा हुई जिसकी वजह से ऐसा माहौल क्रिएट हुआ। तो उसको लेकर क्या कुछ चीज़ें हैं और कितना आपको लगता है कि आगामी भविष्य में एथेनॉल की डिमांड बढ़ने वाली है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जहाँ तक बात हम करें युद्ध की और जितनी भी चीज़ें हो रही हैं बाहर दुनिया में, ये एक डिस्ट्रैक्शन है उसका। ये एक सल्यूशन कोशिश की गई है यहाँ पर सल्यूशन देने की कि किस तरीके से हम, क्योंकि देखिए फ्यूचर ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू बायो एनर्जी। तो जब हम इस पे काम करेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें जितनी भी चीज़ें जैसे प्राइसेस बढ़ना या जो सब चीज़ें हैं उनमें कहीं ना कहीं बहुत रिलीफ मिलेगा। जैसे मैंने कई स्पीकर्स को सुना, उनके हिसाब से जो रेट्स पहले थे जिन एनर्जी सोर्सेज के जो 50 रुपए के मिलते थे, वो आज इन टेक्नोलॉजीज़ की वजह से 2.5 रुपये, 3 रुपये, 3.5 रुपये पे आ गए हैं। तो ये एक अचीवमेंट है हम सब के लिए। तो मुझे लगता है बिल्कुल जब हम ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं, ऐसे बहुत सारे माइंड्स इकट्ठा होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सल्यूशंस ही जनरेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये उसके लिए एक सल्यूशन रहेगा। बाकी एथेनॉल की जहाँ तक बात की जाए तो एथेनॉल अभी जिस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है फ्यूल्स के लिए और सारी चीज़ों के लिए, अभी भी टेस्टिंग चली रही है। लोगों का एक्सपीरियंस उससे कई लोगों का नहीं अच्छा आ रहा है,
बट हाँ, अगर ऐसा कुछ डिसीजन लिया गया है तो मुझे लगता है कि देश के हित के ही लिए लिया गया होगा। थैंक यू सो मच। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करेंगे ट्रायो रिन्यूएबल इंजीनियरिंग के जनप्रतिनिधि हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ चीज़ें हैं, किस तरह से सर देखते हैं इस पूरे आप अपने प्रोजेक्ट को, और क्या कुछ चीज़ें हैं बहुत इसमें कितना बेहतर मिलने वाला है लोगों को इससे। पहले मैं अपना नाम बताऊँ, मेरा नाम शुभम अग्रवाल है एंड हमारी कंपनी का नाम ट्राई रिन्यूएबल इंजीनियरिंग है, जिनने अफोर्डेबल प्राइसिंग में बेस्ट क्वालिटी की मशीन इंडिया में लॉन्च करी थी और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, फीडबैक भी काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी लोगों से काफ़ी अच्छा काफ़ी इनको सपोर्ट भी करा है। काफ़ी हमने मशीनें इंस्टॉल भी करी है। आज के टाइम में 200 प्लस हमारी प्लांट चल रहे हैं अभी ऑलरेडी इंडिया में एंड काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया इसका। एक चीज़ हम आपसे और जानना चाहेंगे इस पूरे एक्सपो के बारे में। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो द्वारका यशोभूमि का जब जिक्र होता है तो प्रधानमंत्री के जरिए इसका जो है इनॉग्रेशन हुआ, सब सारी चीज़ें हुई। कितना बेहतर आपको यहाँ का एक्सपीरियंस लगा? सर काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी लोग आते हैं। मेन तो क्यूरियोसिटी रहती है मतलब लोगों को कि किस टाइप का बिजनेस है, और गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट भी कर रही है बायोफ्यूल को लेके कि काफ़ी किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ करता था। एक तरह से इसको ऐसा किसानों को सपोर्ट में इनको काफ़ी अच्छा हुआ है कि भी जो पराली या फिर कोई एग्रो वेस्ट जो एनिमल फीडिंग के काम नहीं आता था उसको जलाया दिया जाता था, ऐसे उसको ऐसा प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट करा तो किसानों को हेल्प करा। इसके अलावा काफ़ी बाहर अपने ब्लैक कोल जो इम्पोर्ट हुआ करता था तो अब देश को भी काफ़ी नुकसान था उसको लेके, और उससे काफ़ी पॉल्यूशन हुआ करता था, तो उसके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है इसके अंदर। और एक कोई वेस्ट चीज़ को एज अपन पैलेट एज अ बायोमास पैलेट सॉलिड फॉर्म में यूज़ करके पॉल्यूशन भी काफ़ी कम कर रहे हैं चीज़ को लेके। भारत 100 को आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। तो ये थे हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल साहब। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से जो चीज़ें हैं वो आने वाले टाइम पर और बेहतर होने वाली हैं, और साथ ही साथ में E20 को लेकर भी इन्होंने बड़ी ही बेबाक राय रखी, और उसको लेकर अलग अलग जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करने की पुरजोर कोशिश में इन्होंने अपना पूरा जो है स्टेटमेंट दिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए भारत 100।